नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बेहद संजीदा विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो देश के वर्तमान हालात पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय क्या है? हमारा आज का विषय है कट्टरता का शोर, सियासत के जोर। संदर्भ यह है कि 135 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान को किसकी नजर लगी हुई है। नए साल की शुरुआत में ही जो कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ, आज 4 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। कहीं ना कुछ अप्रिय घटित हो रहा है। ऐसा घटित हो रहा है जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो रहा है। हमारे देश की तरक्की के संदर्भ में दुनिया में बात नहीं हो रही है। अगर दुनिया में बात हो रही है तो इस संदर्भ में हो रही है कि आखिर देश के अंदर वापस सांप्रदायिक स्तर पर इतनी दूरी बनती हुई क्यों दिख रही है। त्योहार के आने पर एक खुशी, एक प्रसन्नता, एक उल्लास, एक उमंग जो हमारे जहन में स्वाभाविक रूप से आती थी, उसकी जगह आशंका, डर, दहशत क्यों हमारे जहन में स्थान बना रही है। बात भाजपा शासित राज्यों की करें या गैर भाजपा शासित राज्यों की, हर तरफ कुछ ना कुछ तनाव पसरा हुआ है। कर्नाटक से शुरू हुआ मसला तकरीबन 1 दर्जन राज्यों तक फैल चुका है। कहीं ना कहीं कोई घटित हो रहा है। रामनवमी आई तो विवाद है, हनुमान जयंती आई तो विवाद है, ईद आई तो विवाद है, अक्षय तृतीया आई तो विवाद है, हनुमान चालीसा पढ़ने पर विवाद है तो जुलूस निकालने पर विवाद है। तो कुल मिलाकर जानने की बात यह है कि हम नई सदी के अंतर्गत एक नए भारत के निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। और इसके बावजूद भी साबित करना क्या चाह रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं कि 1947 में जो दंगे इस देश की पहचान बने थे, 75 साल पूरे हो जाने के बाद में वह दंगे एक बार फिर हमारी पहचान बने? जोधपुर में जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में क्या कहा जाए? जो कुछ खरगोन में घटित हुआ उसके संदर्भ में क्या बोला जाए? जो कुछ महाराष्ट्र के अंतर्गत हुआ उसके संदर्भ में क्या टिप्पणी की जाए? ये हमारे जहन में सवाल के तौर पर खत बना रहा है। समझने की बात यह है कि क्या इस देश को बाकी सारी समस्याओं से निजात मिल गई है, जिसके चलते एक बार फिर धर्म के मसले पर हमने एक दूसरे को निपटने या निपटाने की होड़ मचा ली है। इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अपने चार संजीदा मेहमानों के माध्यम से कि आखिर क्या सियासत के अंतर्गत देश के विकास तरक्की के संदर्भ में बात करके जनमत को अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता, जिसके चलते इस वाले रास्ते पर एक बार पुनः चलने की कोशिश तकरीबन सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। चार खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इन हालातों के संदर्भ में ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहा हुआ, उन्होंने कहा था कि हर सुधार का कुछ ना कुछ विरोध अनिवार्य है, परंतु विरोध और आंदोलन एक सीमा तक समाज में स्वास्थ्य के लक्षण होते हैं। महात्मा गांधी ने जो विरोध के संदर्भ में, आंदोलन के संदर्भ में बात कही थी, उसकी तथ्यात्मकता, पवित्रता के संदर्भ में एक आग्रह था। पर यहां विरोध के संदर्भ में, विरोध के अंतर्गत स्वर के संदर्भ में यह विचार का विषय होना चाहिए। और इसी विचार के आलोक में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ में सेना में रहे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर दीपी वत्स साहब, जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं, सम्मान्य सांसद है, वो हमारे साथ में है। हमारे साथ गजेंद्र सिंह साखला साहब हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, उनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। और इन सबके बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए सम्मान्य प्रेम कुमार जी हमारे साथ में हैं। तो चर्चा की शुरुआत गजेंद्र जी से करते हैं, क्योंकि ताजा तरीन मामला उनके राज्य से ही उठकर आ रहा है। करौली से शुरू हुआ मामला रायगढ़ के क्षेत्र से गुजरता हुआ, मंदिर के ध्वंस होने से होता हुआ जोधपुर और अब भीलवाड़ा तक। क्या वाकई गहलोत सरकार के संदर्भ में बाकी सब कुछ समाधान खोजा जा चुका, गजेंद्र जी, जो इस प्रकार के विषयों के साथ आपको रूबरू होना पड़ रहा है? कहीं कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कहीं कोई किसी पे आरोप लगा रहा है। जानने में दिलचस्पी यह है कि अशोक गहलोत जैसे अनुभवी मुख्यमंत्री के होते हुए भी राजस्थान की आबो हवा क्यों बिगड़ रही है और कोई बिगाड़ने में सफल कैसे हो पा रहा है? डॉक्टर हिमांशु जी, जी आपने एक अच्छा सवाल खड़ा किया और आज ये सवाल आज के समय की महती आवश्यकता भी है। जी हाल ही में जो जोधपुर के अंदर घटना हुई उसके ऊपर आपके लिए प्रकाश डालूं जी और तमाम हमारे व्यूवर्स को इस बात की सच्चाई पता लगे कि जोधपुर के अंदर जालोरी गेट पर जो घटना हुई उसके पास ही एक मस्जिद है और वहां पर नमाज अदा की जानी थी। नमाज अदा होने के साथ जैसे नमाज अदा हुई, नमाज अदा होने के बाद में
जोधपुर शहर के उस जालोरी गेट के आसपास के इलाके में इस प्रकार का प्रचार किया गया कि वहां एक चौराहा है जहां पर एक शहीद की मूर्ति है। ये शहीद की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। शहीद की मूर्ति के ऊपर कपड़ा बांध दिया है और शहीद की मूर्ति के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगाए जा रहे हैं। इस तरह का दुष्प्रचार आरएसएस और भाजपा के लोगों के द्वारा उस इलाके के आसपास किया गया। लोगों के अंदर इस बात को लेकर के भड़के और वहां पर बड़ी संख्या में लोग आकर माइक लगे हुए थे उनको तोड़ना शुरू कर दिया, झंडों को फाड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद काउंटर होकर के और दोनों के अंदर पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आपस में लाठियां चली, पथराव हुआ। लेकिन चूंकि पुलिस राजस्थान की मुस्तैद थी, अशोक गहलोत साहब का उस दिन जन्मदिन भी था। जैसे ही उनको सूचना मिली, सारे कार्यक्रम रोक करके तुरंत उन्होंने सीएमओ के अंदर बैठक बुलाई और अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया कि जल्दी से जल्दी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना जोधपुर में नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने मुस्तैदी के साथ तत्काल लोगों को खदेड़ा। जो लोग शामिल थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया। करीब 150 से ऊपर लोग, 160 से ऊपर लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आज चौथा दिन है और चौथे दिन आज शांतिपूर्वक माहौल है वहां पर। तो अशोक गहलोत सरकार की मुस्तैदी की वजह से उस आगे हादसे को बढ़ने से रोका गया। कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन जो घटना हुई वो अप्रिय है। कुछ लोगों के चोटें आई है, लोग हॉस्पिटलाइज है। ये चीजें देखिए आपके सामने है कि लगातार जब सांप्रदायिक सौहार्द की घटनाएं होती है, बिगाड़ने की घटनाएं होती है, उस स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लाभ लेने की कोशिश करती है। अगले साल राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, इन्फ्लेशन रेट गिरी हुई है। आज देखिए जरूरत की चीजें, खर्च, महंगाई और खर्च के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत बड़ा अंतर आया है। उसके बावजूद लोहा आज 2 गुने से ऊपर, कॉपर 2.5 गुने से ऊपर, आज आपके सामने पीतल की रेट है। ये तमाम रेटेज जो आज आम आदमी, सीमेंट है दुगुने से बड़ा है, दुगने से बड़ा है ऊपर, लेकिन इन पर चर्चा करने के लिए सरकार के पास कोई स्थिति नहीं है। क्यों? कि इन सब बातों पर बैकफुट पर है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई रोजगार नहीं मिला। तो हालात ही साहब हम थोड़ा विषय से भ्रमित हो रहे हैं। महंगाई हमारे चर्चा के केंद्र में नहीं है। देश में सांप्रदायिक तौर पर इतना टकराव का वातावरण क्यों बन रहा है, ये विषय के केंद्र में है। आप इस बात से अभिभूत है कि देखिए जोधपुर में हालात तो बने पर हमने संभाल लिए। पर आपसे जानना यह है कि करौली में इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, इसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना अस्तित्व में हुई। मंदिर ढहाने को लेकर एक विवाद पहले से ही आपके हिस्से में आया हुआ था। क्या आप नहीं मानते हैं कि बतौर सरकार के तौर पर एक जो सामाजिक सद्भाव आपको बनाना चाहिए था उसमें आप चूक रहे हैं, या आपको मुफीद लग रहा है कि थोड़ा इस प्रकार का झगड़ा हो, भाजपा संघ का नाम ले दिया जाए तो उससे आपका मामला ठीक हो जाता है? कहीं तो मानेंगे कि आपसे भी कुछ चूक हो रही है, या भाजपा और संघ के संदर्भ में उल्लेख करने से आप अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं? हिमांशु जी बिल्कुल कर्तव्य की तीसरी नहीं करते। जी राजस्थान के अंदर सरकार मुस्तैद है। जो मंदिर ढाने की आपने बात कही है, भारतीय जी जनता पार्टी, सही बात लोगों के सामने नहीं आई है। भारतीय जी जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने पत्र लिख करके और नगर पालिका को कहा है उस मंदिर की दीवार को ढाया जाए, उससे रोड हमें चौड़ी करनी है। और नगर पालिका का बोर्ड वहां पर बीजेपी का है, एक पार्षद मात्र कांग्रेस का है। उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद प्रशासन से उन्होंने अमला जमला मंगवाया और मंगवा के खड़े रह करके उस दीवार को ढाया। राजस्थान की सरकार और कलेक्टर ने इस बात के लिए मुस्तैद थे कि मंदिर की पेरिफेरी के कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बाउंड्री वाल तोड़ करके और उस जगह को चौड़ी करो तो कोई दिक्कत नहीं। आपका प्रस्ताव है नगर पालिका का। तो राजस्थान के अंदर नगर पालिका उस जगह पर बीजेपी की है, उसने प्रस्ताव पारित करके उस बाउंड्री पेरिफेरी को तोड़ा है और आरोप वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पर लगा रहे। अब निर्णय आपको करना है कि कांग्रेस सही कह रही निर्णय है। आपको करना है, ये कहना है सागला साहब का। मैं सागला साहब आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं, फिर वत्स साहब के पास जवाब लेने के लिए जाना चाहता हूं। आपने बहुत आधिकारिक रूप से यहां पर कहा कि जोधपुर की घटना के पीछे भाजपा और संघ का हाथ। किस आधार पर आप ये बात कह पाए? क्या ऐसे तथ्य आ गए हैं? और अगर इन लोगों का हाथ है तो कितने भाजपा से संबद्ध पदाधिकारी, कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके? कितने संघ से जुड़े हुए लोगों को आप जेल की सीखों के पीछे डाल चुके? हिमांशु जी 160 से ऊपर लोग गिरफ्तार हुए हैं।
सही आंकड़े कौन कौन किस समुदाय से है वो बारीकी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन मैं इस बात को ये कहता हूं, टीवी चैनलों के माध्यम से माइक को तोड़ते हुए, माइक जो लगे हुए तोड़ते हुए, झंडों को फाड़ते हुए पूरे राजस्थान ने, हिंदुस्तान की जनता ने टीवी चैनलों पर देखा है। और जोधपुर से जो हमने जानकारी हासिल की है उसमें ये था, ये कहा गया कि वहां शहीद की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है, उसको कपड़े से लपेट करके बंद किया जा रहा है और वहां पर जो झंडा लगे हुए हैं भगवा, उनको फाड़ा जा रहा है। ये चर्चा जोधपुर के अंदर इन्होंने फैलाई, अफवाह काकला फैलाई। साहब, मैं आपकी बात पूरी पहले भी सुन चुका। मेरा तो सिर्फ केवल एक सवाल है, एक जिम्मेदार राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के संदर्भ में, कि आपने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संबद्धता इस संदर्भ में बताई है। क्या आप बता सकते हैं कि आप ये आक्षेप किन तथ्यों के आधार पर लगा रहे हैं? सीधी सवाल है। मैंने उन्हीं तथ्यों के आधार पर लगाई है कि इन्होंने वहां जोधपुर के अंदर लोगों के अंदर अफवाह फैलाई और अफवाह ये आई कि मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, जबकि मूर्ति को किसी तरह का कोई हाथ नहीं मतलब लगाया। आप ये बात तो कह रहे हैं, पर मुझे ये नहीं बता रहे कि भाजपा के किस जिलाध्यक्ष, कितने विधायक, कितने सांसद को आपने इस मामले में दोषी पाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मेरा सवाल सीधा था, लेकिन आप हो सकता है बाद में मुझे ये जानकारी दे पाए। लेकिन मैं डीपी वत्स साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानने में दिलचस्पी है। देश में स्पष्ट बहुमत की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार है। आप तो फौजी अफसर रहे हैं। आप जैसे लोगों का होना, स्पष्ट बहुमत की सरकार होना और देश को यह भरोसा देना कि मजबूत हाथों में अब देश है, इसके बावजूद भी देश में हो क्या रहा है? क्या ये आपके मन को दुख पहुंचा रहा है? क्या आपको मन को पीड़ा दे रहा है? क्या आपको कोई तकलीफ है कि वाकई आपकी नाकामी अब देश को किस रूप में सामने आ रही है? क्या कहना है बस साहब आपका? हिमांशु जी, आप शुरू बहुत एक ब्रॉडर फ्रंट पे हुए थे और जी। माय फ्रेंड गजेंद्र जी जो बोल रहे हैं सांकला साहब जी। वो तो बीमारी के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, बीमारी के जो उसका कारण है उसकी बात नहीं कर रहे। हम जी। सबको, चारों पांचों को और पूरे देश को ये समझना पड़ेगा, जी। डे 1 यानी 47 ऑनवर्ड, रादर 47 में भी इस जी। देश को तोड़ा किसने, और अब इस देश को स्टेबलाइज करने के, डिस्टेबलाइज करने के लिए कौन सी ताकतें हैं जो सक्रिय हैं। उसमें मैं ये कहूंगा कि चाहे हिंदू मुस्लिम राइट्स हो, चाहे किसी भी तरह के कम्युनल कास्ट राइट्स हो, जी। तनाव हो, कहीं भी हो इस मुल्क में, उसके पीछे एक वो ताकतें जो पूरी तरह से लगातार सक्रिय हैं इस देश में बदमनी फैलाने के लिए, मेन रूप से उसका कारण वो होती हैं। और उसमें मैं बड़े सीधे तौर से जिहादी एलिमेंट्स, जी। जिहादी एलिमेंट्स सपोर्टेड बाय आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, और उन जी। जिहादियों में सब आ जाते हैं, जिसमें अलकायदा भी हो गया, जिसमें आईएसआईएस भी हो गया, जिसमें पॉपुलर फ्रंट भी हो गया और जिसमें सिमी भी हो गया। जी। वो चाहे अफवाहें फैलाएं, चाहे हमला करें, चाहे पत्थरबाजी करें, उनका मेन मकसद होता है चाहे कांग्रेस को भड़काएं, चाहे बीजेपी को भड़काएं, कि देश में बदमनी फैले, देश में इंस्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आए और उसके बाद ये मुल्क टूटे। जहां तक जी। कांग्रेस का सवाल है, वैसे तो एज ए सोल्जर आई वोंट लाइक टू इंडल्ज इन ए ब्लेम गेम, मगर जी। जैसे मैंने देखा पिछले 4 साल से पार्लियामेंट में देख रहा हूं, पहले तो हम इतिहास ही पढ़ते थे और कांग्रेस की हुकूमत थी और फौज का काम तो सरकार का हुक्म मानना होता है, खासकर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो कि हिंदुस्तानी फौज है। मगर मैंने देखा कि उसका कांग्रेस पार्टी इतनी नेशनलिस्ट पार्टी होते हुए भी शिकार होगी, चाहे वो 370 धारा को रिमूव करना था, चाहे 35A, चाहे सीए का मुद्दा था, चाहे 3 तलाक का मुद्दा था। उन्होंने एक कम्युनल वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देश हित में कार्रवाई करनी चाहिए थी। नाउ कमिंग टू जोधपुर, जो हमने सुना और पढ़ा, ये तो वहां के रहने वाले होंगे, और उसमें यही था कि जो बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा नहीं था, जो फहरा रहा था,
उस पे ईद से आती हुई क्राउड ने ईंट पत्थरों से हमला किया। क्राउड किसकी थी उस दिन? तो क्राउड जो थी एक ईद की क्राउड थी, आरएसएस की क्राउड तो नहीं थी। वहां झगड़ा हुआ और मैं कहता हूं उसके शिकार जिनको कहते हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री हैं, पहले तो देश हुआ, फिर राजस्थान हुआ, फिर कम्युनल हार्मनी शिकार हुई और उसमें वो ब्लेम गेम आ गया। तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस की कमी ये है कि बीजेपी में मानता हूं महंगाई भी है, मैं मानता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है, मगर इस मौजू पे उसका ताल्लुक नहीं है। ये तो पूरे संसार में होगी, कोविड की वजह से होगी और अब यूक्रेन की वजह से होगी, और यूक्रेन की पॉलिसी में तो कांग्रेस भी हमारे साथ है। ये सब इन फैक्टर्स हो सकते हैं छोटे मोटे, मगर मेन फैक्टर ये है कि जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए वही फोर्सेस जिन्होंने मुल्क को डिवाइड कराया और अब मुल्क को फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं, अंदरूनी बदमनी फैला के और सियासी दलों का साथ को एक्सप्लॉइट करके। ये हमारी डेमोक्रेसी। मैं बस सब माफी चाहूंगा बीच में हस्तक्षेप करने के लिए। आप दोनों दलों को बड़ी सुविधा है एक दूसरे को दोषारोपित करने के लिए। आपको सहूलियत है, आप तुरंत पाकिस्तान आईएसआई इस पे पहुंच जाओ, और कांग्रेस को यह सुविधा है वो तुरंत भाजपा और उस संघ पर पहुंच जाए। सवाल इस बात का है कि दो जिम्मेदार राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिनकी विभिन्न राज्यों और देश में सरकार है, आप दोनों लोग सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, पर मौका मिलने पर एक दूसरे के गर्दन पकड़ने को नहीं चूकते हैं। सवाल इस बात का है कि 75 साल की यात्रा तय करने के बाद यही देखने के लिए हम लोग बचे कि एक त्योहार का आना मन में दहशत पैदा कर दे, एक त्योहार का आना आशंका पैदा कर दे। क्या इसमें आप शर्मसार नहीं होते कि किस देश को बना रहे हम? क्या देश 75 साल बाद खड़ा कर पाए? वाकई हम हकदार हैं अमृत महोत्सव मनाने के या शर्मिंदा होने के? आप जैसा फौजी क्या सोचता है देश के वर्तमान हालात को लेकर? हम हलाल पे झगड़ा कर रहे हैं, हम हिजाब पे झगड़ा कर रहे हैं, हम अजान पे झगड़ा कर रहे हैं, हम हनुमान चालीसा पे झगड़ा कर रहे हैं। अगर हम देश को आने वाली पीढ़ी के लिए क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप जैसा विचारवान व्यक्ति इस संदर्भ में कोई विचार साझा करेगा भाजपा और कांग्रेस के दायरे से बाहर निकलकर? आप देश के दायरे में आ जाओ, आप देश की इंटेग्रिटी के दायरे में आ जाओ। मैंने कहा कि हमने तो कांग्रेस को साथ लेने की पूरी कोशिश की है, और जब वक्त मुल्क का आया तो हमारे प्रधानमंत्री तो नरसिम्हा राव जी के कहने के बाद यूएनओ में हिंदुस्तान को डिफेंड करने भी गए वाजपेयी। जब हमारा वक्त आया, बांग्लादेश से लड़ाई थी, तो इंदिरा जी को दुर्गा भी बताया वाजपेयी जी ने। मगर जब इनका हमें सपोर्ट करने का वक्त आया तो आई शुडंट से दैट वर्ड, मगर मैं ये कहता हूं कि देश के मफाद, देश के हित का ध्यान नहीं रखा गया, और ये सिर्फ आई शुड से मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। और उस शिकार में मैंने बताया आपको कि भाई धारा 370 थी, 35A था, या जो भी मामले उठे उसमें कांग्रेस ने हमारा, अगर ये हमारा साथ देते तो दुनिया की दिन सबसे बड़ी पार्टी का ये हाल नहीं होता कि वो सिकुड़ती रहती। हमारे इंटरेस्ट में हमारी पोजीशन का सिकुड़ना डेमोक्रेसी के लिए लाभदायक नहीं है, मैं ये कहता हूं। वत्स साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते ये हालात बन रहे हैं। वह पहले भी ये करते रहे, अभी भी ऐसा कर रहे हैं। पर हम इस चर्चा को थोड़ा आगे विस्तार देते हैं और इसके लिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं, जो महाराष्ट्र की शिवसेना के नेतृत्व की सरकार का एक अभिन्न घटक है। वस्तुतः तो पवार साहब के संरक्षण में ये सरकार चल रही है। वो सरकार कर क्या रही है? सरकार कर ये रही है कि एक निर्दलीय सांसद, एक विधायक मुख्यमंत्री निवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का अगर आह्वान कर देता है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। आपसे समझना चाहता हूं ब्रजमोहन जी, क्या संदेश दे रहे हैं देश को, क्या संदेश दे रहे हैं दुनिया को अपनी इस प्रकार की कार्रवाई के माध्यम से? कहां ले जाना चाहते हैं आप भी? जानने में दिलचस्पी है हम लोगों की बड़ी। हिमांशु जी, आपने एक बहुत गंभीर विषय आज रखा है और मैं सोचता हूं कि इस पे थोड़ी राजनीति पे बात की जाए, लेकिन राजनीति से अलग हटकर देश के बारे में भी बात की जाए तो बेहतर होगा, ऐसा मुझे
तीनों, अभी आप तीनों को सुना तो मुझे ऐसा लगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहन रंजीत राणा जी के बारे में, आपको नवनीत राणा के बारे में स्पष्ट कर दूं कि बहन नवनीत राणा ने एक आह्वान किया कि मैं महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूं। और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे कारण भी बताए कि उनपे 7:30 की लगी हुई है और अचानक उनको देववाणी हुई है बहन नवनीत राणा को, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए उसके निवारण के लिए। जी। और जब ये बात अमरावती पुलिस को पता लगी, तो अमरावती पुलिस ने उनको जो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट है 135 के तहत उनको एक नोटिस ये दिया कि आपकी इस भाषा से हमको शक ऐसा होता है कि आपका उद्देश्य वो नहीं है जो आप कह रही हैं। तो जी। आप अमरावती से निकलने के पहले हमको सूचित करें कि आपका आगे का प्रोग्राम क्या है। ये शुरुआत वहां से हो रही है। इन्होंने वहां पर कुछ लोगों को लेके हनुमान चालीसा का पाठ किया हनुमान मंदिर में, और उसके बाद ये बगैर वहां की अमरावती पुलिस को कुछ सूचना दिए दोनों पति पत्नी चुपचाप वहां से पहुंच जाते हैं मुंबई। जी। और मुंबई पहुंचकर वहां से वो जो लगातार अपने फेसबुक के ऊपर और अपने ट्विटर के ऊपर जिस प्रकार की वो भाषा का उपयोग करते रहे, उससे प्रशासन को इस प्रकार की शंका हुई जी। कि इनकी नियत वो नहीं है जैसा कि ये कह रही है, इनकी नियत कुछ और है। क्योंकि आप जानते हैं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जेड प्लस के प्रोटेक्शन पे हैं, और किसी भी ऐसे वीआईपी के पास यदि किसी को जाना है, चाहे उसके घर पे भी जाना हो, तो उसका प्रोटोकॉल है। और ये अपेक्षा की जाती है कि जो सांसद हैं या जो जो खुद लॉ मेकर हैं, वो इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि सिक्योरिटी का तात्पर्य क्या होता है। उदाहरण के लिए, क्या आज ये संभव है कि कोई ये कहे कि साहब मैं देश के प्रधानमंत्री के घर पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता हूं उनके घर के सामने, तो क्या वहां उनकी कोठी के सामने कोई अलाउ कर देगा जब तक कि उसकी कोई विधिवत अनुमति ना मिले। और उसके पीछे जब मंशा समझ में आई, तो पता लगा ये एक प्रॉक्सी वार हो रहा है, और इस प्रॉक्सी वार के पीछे भारतीय जनता पार्टी के सारे महाराष्ट्र के नेताओं की भूमिका है, क्योंकि वो सब लोग जी। सामने आके इस मुद्दे को कहने लगे। इस आधार पर उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है, कोर्ट में मामला है। हाई कोर्ट में उन्होंने एक आवेदन पर लगाया कि इसको क्वेश कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वेश नहीं किया। लोअर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो क्वेश नहीं हुई है, वो कानून के माननीय तहत ब्रजमोहन कार्रवाई। श्रीवास्तव जी, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, राजनीति में लंबा आपका तजुर्बा है। पहली बार ऐसा हुआ किसी मुख्यमंत्री के संदर्भ में उसके निवास के बाहर प्रदर्शन करने की बात कही गई हो? इस देश में हजारों बार हजारों मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। क्या उन सबके संदर्भ में राजद्रोह के मामले दर्ज होते हैं? क्या वाकई आपको लगता है यह मामला इतना सरल है, उन्होंने आह्वान किया, हमने केस दर्ज कर लिया? या आप मानते हैं एक द्वंद्व चल पड़ा है देश में हिंदू मुस्लिम का विभाजन एक बार फिर राजनीति की मुख्य धारा बन रहा है? क्या ये आपको डराता नहीं है? क्या ये आपको आशंकित नहीं करता है? क्या ये आपको विचलित नहीं करता है कि हम वापस 75 साल वाली राह पर जा रहे हैं, और ये राह देश को कहां ले जाएगी? ये आपको डराता है कि नहीं डराता? ये सीधा सवाल है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से पूरी तौर से असहमत। जी। मैं ये मान के चलता हूं कि आज अभी ये बात सच है कि एक पूरे संसार में नफरत का दौर चल रहा है इस समय। आप देखिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इसी बात पे चुनाव जीतते हैं। अभी बात खबर आ रही है कि इसी प्रकार की बात यूएस पे चलने लगी। जो बाइडेन साहब ने जो अभी एक अपना रोजा अफ्तार का जो प्रोग्राम रखा था व्हाइट हाउस में, उन्होंने इस बात को कहा है। और इसी ढंग से ट्रंप वहां पर इन सारे लोगों को जो ब्लैक्स हैं उनके खिलाफ एक माहौल बना के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। एक नफरत का दौर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जी। बात भी उतनी ही सच है कि हमारा समाज भी उतनी ही शक्ति के साथ इन बातों का प्रतिकार भी कर रहा है। आप खाली हिंदू मुसलमान की जो उत्सव है उन तक क्यों सीमित है? इसके अलावा भी हमारे देश में कई धर्म और जातियों के लोग हैं, उनके उत्सव होते हैं, वहां पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। क्या कारण है? समाज का वो भी तो एक बहुत बड़ा वर्ग है। अभी असली जो मुद्दा है, इसके पीछे राजनीति तो अपनी है ही, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक असफलताएं भी छुपी हुई हैं। आप मुझे एक बात जी। बताइए, जिस प्रकार से ये बात आजादी के पहले से कि खरगोन में इस प्रकार के दंगे होते रहे, क्या वहां पे पुलिस प्रशासन जो प्रशासनिक अधिकारी थे, क्या वो इस बात का नियंत्रण नहीं कर सकते थे कि एक छोटे से मोहल्ले में वहां पे इस बात की जानकारी ले लें? क्या पत्थर क्या 2-4 लोग इकट्ठे करके रख सकते हैं क्या? अगर पत्थर वहां पे थे तो निश्चित रूप से उसकी एक्टिविटीज हो रही होगी। तो जो अभी अमित शाह साहब मध्य प्रदेश में आए थे आज से करीब 15 दिन पहले, उन्होंने एक बहुत गंभीर बात की है। उन्होंने कहा जी। कि हमको अपने मुखबिर तंत्र को फिर से स्थापित करना होगा।
और उन्होंने कहा, ये बात जो मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। मैं उनकी इस बात से पूरी तौर से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है और विशेष रूप से जो पुलिस की इंटेलिजेंस की व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उसमें कोई लेक्यूना है, और इसके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस का 12,000 करोड़ का बजट है, उसके बाद जहांगीरपुरी में या कैसे किस प्रकार से हो गया, और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जब उनकी आपने लोगों के गरीबों के तो मकान तोड़ दिए, लेकिन आपने जो पुलिस के अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो यह संदेश जा रहा है कि यदि प्रशासन की अक्षमता भी रहेगी, यदि वो इनकॉम्पिटेंट भी होंगे, तो भी उसके उपरांत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। राजनीतिक लोग, जैसा कि अभी मैं आपको सांसद महोदय को सुन रहा था, वत्स साहब को, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि इसकी आड़ में हो सकता है कुछ ऐसे तत्व भी काम कर रहे हो जिनको कि 2, 3, 4 राजनीतिक दल अपने अपने जब नजरिए से देखते हैं तो हमको दूसरा आदमी इसके लिए जिम्मेदार लगने लगता है, वो जब हमको देखते हैं तो हम उनको जिम्मेदार लगने लगते हैं। हो सकता है कि बीच में कुछ लोग ऐसे हों जो इसका फायदा उठा रहे हो। इसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन के पास है। क्या कर रहा है प्रशासन, ये मूल प्रश्न है। तो कुल मिलाकर ब्रजमोहन जी अब प्रशासन पर आ गए, तो मैं पत्रकार जी के पास आ जाता हूं, प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस देश के राजनीतिक दल इतने मासूम हैं, इतने निर्दोष हैं, इतने साफ सुथरे हैं कि इस पूरी वितृष्णा के माहौल के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? अगर दोषी है तो हमारा प्रशासन तंत्र दोषी है, हमारे कलेक्टर एसपी दोषी है, हमारी पुलिस व्यवस्था दोषी है, इसलिए इस प्रकार के हालात हो रहे हैं? या आप महसूस कर रहे हैं बाकी मुद्दे वोट दिलाने की गारंटी नहीं बन रहे? एक बार फिर तमाम राजनीतिक दल ये महसूस कर रहे हैं कि वोट बैंक की शक्ल में तो हिंदू मुस्लिम विषय से ही बन पाते हैं, इसलिए उनकी एक गोलबंदी की कोशिश है जिसकी कीमत देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की हिंसक घटनाओं के माध्यम से चुकाई जा रही है। क्या कोई और नजरिया है प्रेम कुमार जी आपका? डॉक्टर हिमांशु जी, ये जो आपने आज का विषय रखा है, कट्टरता का शोर, सियासत किस ओर, जी, तो ये पैन इंडिया प्रॉब्लम आपने एक लाइन में एड्रेस किया है। ये कट्टरता एक प्रदेश विशेष की नहीं है, क्षेत्र विशेष की नहीं है, पैन इंडिया लेवल पर दिख रही है। और चूंकि आज हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हैं, तो किसी एक छोटे क्षेत्र में भी घटना घटती है तो उसको हम पैन इंडिया लेवल पर देखने के आदी हो गए हैं। वहां पर हिंदू मुसलमान अगर कुछ होता है तो वो देश के स्तर पर हिंदू और मुसलमान होकर हम बात करने लगते हैं। ये स्थिति है। पर एक सवाल से हम शुरू करते हैं कि इस देश में क्या सिख और मुसलमान लड़ रहे हैं? क्या मुसलमान और ईसाई लड़ रहे हैं? क्या ईसाई और सिख लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे। क्यों? क्योंकि आपने चुनावी राजनीति की बात जो कही है उससे इसका बहुत व्यापक संबंध है। इसलिए ये बात मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये कट्टरता तो सब में होनी चाहिए। मुसलमान में कट्टरता है, ईसाई में भी है, हिंदुओं में भी है, एक वर्ग में, और दूसरे में भी है। तो ये कट्टरता हिंदू वर्सेस मुसलमान क्यों हो रहा है, बाकी में क्यों नहीं हो रहा है? ये एक बात है। दूसरा है कि इसी चर्चा में डीपी वत्स साहब ने 1947 का नाम लिया, 370 का नाम लिया। इसका मतलब है कि हम अतीत की बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जी। अब 370 अनुच्छेद 370 क्या पाकिस्तान लगाने आया था हिंदुस्तान में? हमने ही लगाया था। 370 हमने ही हटाया है, हमारी संसद ने लगाया। तो 370 का समर्थन या विरोध करना देश विरोध तो नहीं हो सकता, या देशभक्ति तो नहीं हो सकती ना। ये एक सोच है, एक राजनीतिक सोच है, एक राजनीतिक सोच के तहत लाई गई और दूसरी सोच के तहत हटाई गई। तो 370 ये पैमाना नहीं हो सकता कि हम 370 में बीजेपी का साथ नहीं दिया कांग्रेस ने तो वो देश के विरोधी हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक सोच है, इससे ऊपर उठना होगा। 47 को आपको भूलना पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं भूलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आज हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इनको हिंद महासागर में फेंक दिया जाए। क्या करना है, ये सवाल है। तो अब पैन इंडिया लेवल पर जब ये प्रॉब्लम उठ रहा है, आज भी अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में 1 साल के बाद दौरा किया है। वहां जाके क्या बोला उन्होंने? सीएए एनआरसी के बारे में कहा, घुसपैठियों के बारे में कहा। 1 साल तक नजर नहीं आए। अब ये मुद्दा बना रहे हैं 2024 के लिए। तो अगर ये राजनीतिक मुद्दा बनाते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगा? देश की सारी राजनीतिक पार्टी
अगर इस कट्टरता को खत्म करना चाहे तो पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका तरीका भी एक होना चाहिए। प्रदेश कोई भी हो, जगह कोई भी हो, घटना एक जैसी है तो उससे निपटने का तरीका भी एक डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि नवनीत राणा को आप सजा देके राजद्रोह में लगा देंगे और राज ठाकरे को छोड़े रखेंगे। नवनीत राणा ने अगर कहा कि हम हनुमान चालीसा जाके पढ़ेंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर, तो वो उन्होंने पढ़ा तो नहीं, उनके कहने पर कोई पढ़ने गया भी नहीं। उसके बाद कुछ घटनाएं हुई, उनके ऊपर राजद्रोह लग गया। लेकिन राज ठाकरे ने जो कहा उसके बाद तो घटनाएं हुई, लेकिन इन पर कुछ नहीं हुआ। तो ये भी सेलेक्टिवनेस है। और मान लीजिए राजस्थान के दंगों को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए, चलिए सुविधा के हिसाब से, चूंकि राजनीति दो तरीकों से हो रही है, बीजेपी शासित प्रदेश और बीजेपी जहां नहीं है, गैर बीजेपी शासित प्रदेश, सब दोनों जगह दंगे हो रहे। तो दोनों जगह दंगे निपटने के तरीके एक जैसे क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए कहीं बुलडोजर कल्चर को अपनाया जा रहा है और हम बुलडोजर कल्चर को गलत मानते हैं, तो अगर हम गलत मानते, मैं भी व्यक्तिगत रूप से गलत मानता हूं, तो इस पर राष्ट्रीय विमर्श क्यों नहीं होता है? सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं होती है? ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसे निपटे ऐसे मुद्दों से? ये इसका सर्वथा अभाव है और कोई चिंता भी नहीं है। अगर चिंता रही, मैं बीच में रोकना चाहता हूं आपको दो बातों के लिए। एक तो आपने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, हिंदू सिख क्यों हो रहा है, ईसाई मुस्लिम, ईसाई सिख क्यों नहीं हो रहा है? साफ बात है, इस देश में आबादी की दृष्टि से आप देखिए, वोट बैंक की दृष्टि से देखिए, तो वोट बैंक की शक्ल में आपको हिंदू दिखेंगे, आपको मुसलमान दिखेंगे, पंजाब के संदर्भ में सिख दिखेंगे। तो कुल मिला के गोलबंदी तो वही दिखाई दे रही है। इसीलिए तो चिंता है, इसीलिए तो सवाल है कि यह विषय सामाजिक है या सियासी है, इसके संदर्भ में आपकी स्पष्ट टिप्पणी। दूसरा, आपने बात की सर्वदलीय बैठक के संदर्भ में। यहां तो राजनीतिक दल भी हिंदू मुसलमान में तब्दील हो गए हैं, अब उम्मीद कैसे कर ले रहे हैं सर्वदलीय बैठक के संदर्भ में? इसमें मुझे अचंभा है। वाकई आपकी बात व्यवहारिक है क्या? देश में ऐसा माहौल है जिसमें सब दल एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान क्या व्यक्त कर रहे हैं जिसमें साथ बैठने की हम उम्मीद करें? जी प्रेम जी। हिमांशु जी, हिमांशु जी, ये निश्चित रूप से आपने सही कहा कि ये कोई सामाजिक रूप से मुद्दा नहीं है, इवन हम धार्मिक मुद्दा भी नहीं मानते, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि धार्मिक तौर पर चाहे जितने दंगे फसाद हो गए, सारी घटनाओं को भी जोड़ लीजिए तो उनमें शामिल आबादी उस आबादी से बहुत छोटी है जो दंगे फसाद में नहीं शामिल है। तो धार्मिक रूप से भी सब लोग इस दंगों में शामिल नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा ही है जो हर चुनाव के समय में उठ जाता है और चुनाव के दौरान इस्तेमाल। अब तो ये स्थिति है कि चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में हो तो किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के भी इस तरह किस्म की चीजें होने लग जाती हैं, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पर उसका मैसेजिंग देना होता है। ये है राजनीतिक समस्या है, निश्चित रूप से है, ये राजनीतिक समस्या है निश्चित रूप से। प्रेम कुमार जी आकलन पे मैं वापस सागला साहब आपके पास आना चाहता हूं और समझना ये चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे मुकाबले में इस देश में कांग्रेस खड़ा दिखाई देती है। पर जानने में दिलचस्पी है कि कांग्रेस ये शुरू से आरोप लगाती है कि भाजपा सांप्रदायिक राजनीति करती है, पर आज तक ये नहीं समझ पाए कि भाजपा अगर सांप्रदायिक राजनीति करती है तो आप उसके ट्रैप में फंसते कैसे हैं? जब भी कोई विषय ऐसा आता है, आपका तौर तरीका, आपकी प्रस्तुति स्पष्ट तौर पर लोगों को कन्विंस कर जाती है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी बयान दे देते हैं, संघ भाजपा के लोग पैसे देकर गरीब मुसलमान लड़कों से पत्थर फिकवा देते हैं, तथ्य मांगो, सबूत मांगो तो बोलते हैं कि मुझे किसी ने बताया है। आपने भी यहां पर कह दिया कि वो संघ के लोग, भाजपा के लोगों ने जो है वो हमला करा दिया, अफवाह फैला दी। हमने सबूत मांगा, आपने भी कहा ऐसा सुना है। तथ्य के विपरीत बात करके क्या आप अपने आप ही भाजपा के हाथ मजबूत नहीं करते हैं? क्या इस प्रकार की सियासत में भाजपा का पक्ष मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रण प्राण से मदद नहीं करती? ये सवाल सहजता से जहन में आता है। क्या कहते हैं गजेंद्र सिंह जी? फंस जाते हैं आप अपनी सरलता के चक्कर में? सवाल आपका अच्छा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक मस्जिद के आगे जालीदार टोपी पहने हुए हिंदू लोग गिरफ्तार हुए, मांस के चीथड़े फेंक रहे थे मस्जिद के आगे, और वहां पर
अनगन गंदगी डाल रहे थे और पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, और जब पता लगा वास्तविकता कि वो लड़के हिंदू थे। ये बात आपके सामने स्पष्ट है। इसका मतलब क्या है? उनकी क्या मंशा थी? जालीदार टोपी पहन करके, वैसे कपड़े पहन करके आप एक मस्जिद के आगे जाकर के और गंदगी फैला रहे हो, मांस के चीथड़े फेंक रहे हो, गलत प्रचार कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो। ये किस बात को शो करता है? आप ये खुद निर्णय इस चर्चा के अंदर, इस विमर्श के अंदर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से एक एक तबका जो है भड़काने की कोशिश करता है। उस तबके के, मैं ये नहीं कहता वो सारे हिंदू ही है, उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं, उसमें दूसरी जाति के लोग भी हो सकते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि इस तरह की घटनाएं होने के बाद, या जहां पर पोलिंग है, जहां पर चुनाव है, वहां पर इस तरह के माहौल बना करके हिंदुओं को और मुसलमानों के वोटों का पोलराइजेशन करके भाजपा फायदा लेना चाहती है। ये आपके सामने गाये बगाए इलेक्शनों का रिजल्ट आपके सामने है। मैं विनम्रता पूर्वक बीच में रोकता हूं गजेंद्र सिंह साकला साहब, और आपसे समझना चाहता हूं, अयोध्या की जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों के संदर्भ में तुरंत कार्रवाई कर दी। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पकड़ के बता भी दिया कि ये काम मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का है। अब मेरा सवाल आपसे केवल इतना है कि क्या कांग्रेस के किसी नेता ने या विपक्ष के किसी नेता ने उत्तर प्रदेश पुलिस की या योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्रशंसा इस संदर्भ में की कि उन्होंने एक बड़े सांप्रदायिक तनाव की परिस्थितियों को बनने से पहले ही रोक लिया, ऐसा काम कर दिया? बोला क्या कि देखो ये कुछ हिंदू इस प्रकार की शरारत करते हैं, की तो है ही, पर सवाल इस बात का है साकला साहब कि जब कुछ मुसलमान इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हुए पकड़े जाते हैं, तो फिर दिग्विजय सिंह जी बयान दे देते हैं कि यह भी संघ की साजिश है, गरीब मुसलमानों को पैसे देकर इस प्रकार का काम करवा दिया जाता है। तो आपसे सवाल यह है कि केवल हिंदुओं के संदर्भ में ही कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों हो जाती है, जो भाजपा बार बार कहती है? क्या आपको नहीं लगता है कि विषय को समझने में और समय के अनुसार बात कहने में कहीं ना कहीं आप लोग चूक रहे हैं, फंस रहे हैं, और इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप जो अरसे से आपके ऊपर लग रहा है, उसे आप और ज्यादा मजबूती से अपने ऊपर लगवा रहे हैं? हिमांशु जी, अभी आपके सामने आपके स्टेटमेंट से पहले मैंने स्टेटमेंट दिया, उसमें मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है, न केवल हिंदू, दूसरी जातियों और धर्म के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कहीं दो इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई धर्म विशेष को लेकर के, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मुसलमान जाति का नाम लेते, आतंकवाद उसके साथ जोड़ते हैं कि मुसलमान है इसका मतलब वो आतंकवादी है। आप तमाम चर्चाओं में, तमाम डिस्कशन में आप ये, हम बार बार ये कहते हैं कि किसी भी गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता, गुनहगार गुनहगार होता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। देश के अंदर पहला आतंकवादी हमला महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, आतंकवादी हमला आजाद भारत का पहला हमला था जिसमें नाथूराम गोडसे शामिल था। इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम हिंदू धर्म जो है वो आतंकवादी हो गया। आतंकवादी गोडसे था और उसको सजा मिली। कहने का तात्पर्य यह है, एक धर्म विशेष को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के अंदर मुसलमान जाति को आतंकवादी जाति की जो संज्ञा देकर आम आदमी में जो दुष्प्रचार कर रही है, इसका कांग्रेस विरोध करती है। गुनहगार को गुनहगार कहो, चाहे वो हिंदू हो, तो साकला साहब, मर्म की बात ये कह रहे हैं कि इस देश में जो 17% आबादी है जो मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखती है, इस्लाम से ताल्लुक रखती है, उस पूरी की पूरी समुदाय को, जाति को एक आतंकी के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस समय कर रहा है और कांग्रेस इसका विरोध करती है। बस अब आपसे जानने में दिलचस्पी है हमारी कि क्या देश अगर आतंकी नजरिए से देखी जाएगी तो इस देश में सद्भाव रह पाएगा? आपने ये तो बताया कि सारे कम्युनल दंगों के लिए कांग्रेस आपको ब्लेम कर रही है जी। मैं ये कहता हूं ये भी गलत ख्याल है जी। अरे मोदी जी ईद के मौके पे मुबारकबाद देते हैं, हमारे पास भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम मंत्री भी हैं और वही मुस्लिम हर एक समुदाय के लोग हमारे पास हैं। फिर जो सबसे बड़े कम्युनल राइट्स हुए 47 में गांधी जी का वध हुआ, उसका तो सारा देश और सारा संसार ही गलत कहता है और उनको सजा भी होगी, ये खुद मानते हैं। मगर हमारी तो पार्टी उस वक्त न भारतीय जनसंघ थी न बीजेपी थी और 30 लाख लोग ऑफिशियली तो कहते हैं, यानी
1.5-2 करोड़ का माइग्रेशन, हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन, फिर कत्लेआम, वो हमने तो नहीं कराया ना, वो तो इनके टाइम में हुआ जी। और हुआ भी। पहले अटैक हिंदुओं और सिखों पे हुआ, तो ये तो एक गलत ब्लेम हम पे आयद किया जा रहा है। हम नहीं, बस मैं थोड़ा अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं आपके पास में। सवाल आप पे ब्लेम के संदर्भ में है, सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों से, लहजे से, बयान से इस प्रकार का आक्षेप विपक्ष का है कि आपने पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को बाकी जन मानस के जहन में एक आतंकी स्वरूप दे दिया है कि मुसलमान होना मतलब इनका आतंकियों से संबंध होना है, इनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति रहना है। तो आपसे सवाल यह है कि जिस देश की 17% आबादी की निष्ठा संदेह के दायरे में होगी, जिस देश की 17% आबादी अविश्वास के घेरे में होगी, वो देश तरक्की कैसे करेगा? उस देश में सांप्रदायिक सौहार्द कैसे होगा? उस देश में शांति की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसके संदर्भ में आप जैसा सुधी व्यक्ति क्या दृष्टिकोण रखता है? कैसे बदलेंगे इसको? या सत्ता में बने रहने के लिए टकराव जरूरी है, इसलिए इस टकराव को खत्म करने की कोई कोशिश आपसे की जाती है? मैंने कहा कि मोदी जी ने तो ईद पे मुबारकबाद भी दी। मैंने ये भी कहा कि हमारे मुस्लिम मिनिस्टर भी हैं, एमपीज भी हैं, एमएलएज भी हैं, और मैं अभी भी एज ए सोल्जर कह रहा हूं कि पूरे समुदाय को ब्लेम नहीं किया जा सकता। न हम करते, कुछ एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट के प्लांट किए हुए होते हैं। ऐसे हालात में एक पार्टी को ब्लेम कर देना कि यू आर अगेंस्ट ए रिलीजन दैट वी डोंट एक्सेप्ट, हम तो सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। रही बात ये इतिहास की बात प्रेम जी ने कही थी, प्रेम जी इस पूरे संकट का ओरिजिन इतिहास से है। मैं ये कहता हूं, आप प्रेम भी इतिहास से हैं और गजेंद्र सिंह जी भी इतिहास से हैं और हम भी इतिहास से हैं। उस इतिहास में एक जरूर तब्दीली आई है कि पहले तो एट्रोसिटीज होती रही, चाहे बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर था, चाहे मथुरा में मंदिर था वहां मस्जिद बन गई, चाहे ज्ञानवापी मोस्क बन गई। अब एक बात जरूर आई कि 1192 के बाद कि एक रिसर्जेंस आ गई, उसको चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट कहो चाहे रिसर्जेंस कहो, एक हिंदू रिसर्जेंस या सिख रिसर्जेंस। सिख को और हिंदू को तो हम अलग मानते ही नहीं है, और बाय द वे वो तो मामला जेरे अदालत है। अदरवाइज तो ये लड़की जिसका नाम ले रहे थे ये तो सिख है, तो सिख और हिंदू का काम हुआ। आप तो रिप्रेजेंट करते हैं सेक्युलरिज्म को, हम ये कहते हैं उस रिसर्जेंस से द डोमिनेंट जिन्होंने किया, या जो एट्रोसिटीज होती रही, या उस मुल्क को सूट नहीं कर रहा ये, या उन जिहादी संगठनों को सूट नहीं कर रहा, उनको हमारी पार्टी को ब्लेम करने का एक मौका मिल गया और आदत पड़ गई। मगर फिर भी मैं एज ए सोल्जर, एज ए जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, मैं कहना चाहूंगा कि सरजमीन हिंद पे अक़वाम आलम के फराक काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। उसमें मेरा पर्सनल विश्वास है और सेक्युलरिज्म में हमारी पार्टी का भी विश्वास है। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल करना चाहता हूं। देश में जैसा वातावरण बन रहा है, जैसा अविश्वास की स्थितियां बन रही हैं, क्या आप मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के स्तर पर केवल ईद की बधाई दे देना सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना कर देगा? जो बाइडेन जिस अमेरिका में इस्लाम के संदर्भ में वाकई खिलाफत का वातावरण है, और रमजान के महीने में इफ्तार की दावत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न जाने कितने ही मंदिरों में शिरकत करते हैं, गुरुद्वारे में भी जाकर माथा टेके आते हैं। क्या आप कोई उदाहरण सहित बताने की स्थिति में कि किस मस्जिद के अंतर्गत ईद की बधाई देने के लिए हमने देश के प्रमुख को देख लिया? क्या आप नहीं मानते हैं कि ऐसे नाजुक समय में कुछ बड़े कदमों की जरूरत है ताकि एक विश्वास आए, विश्वास का वातावरण बने? क्या आप ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं करते हैं? बस मैंने कहा कि इसके
तय तक पहुंचने की आप कोशिश करो। जहां तक सवाल है इस्लाम से सुधारने का संबंध, तो हमने तो जहां जेनेसिस है इस्लाम का, सऊदी अरेबिया से भी संबंध सुधारे हैं और बहुत सुधारे हैं, और अप टू दिस एक्सटेंट सुधारे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे प्रेशर भी बनाया। हमने बांग्लादेश से भी संबंध सुधारे हैं। तो हमें ये नहीं कह सकते वी आर एंटी इस्लामिक, वी से वी आर एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो प्लांटेड हैं, जो बहुत थोड़े हैं, और वो पूरे समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। और एक देश की नेशनलिस्ट पार्टी से हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे हमने देश के मुद्दे पे, क्राइसिस के मुद्दे पे इनको सपोर्ट किया देश हित में, ये हमारे साथ हैं। और लास्टली इन्होंने कहा इलेक्शन आता है तब ये मुद्दे उठ जाते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में उठाया है कि सारी पार्टियां बैठें और ये रोज का इलेक्शन का माहौल, एक कंटिन्यूड मोड, इलेक्शन मोड में कंट्री है, एक कंटिन्यूड एजिटेशन मोड में जो कंट्री है, सारी पार्टी बैठ के इसको सुलझाएं। मोदी जी ने तो कहा है एक देश एक इलेक्शन, और इसीलिए हमने कहा था एक देश एक संविधान। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। जब जब इलेक्शन होता है कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतों के संदर्भ में कुछ अंकुश रहता है, वह सब बड़ी परेशानी हो जाएगी लोगों को। यही तो एक फार्मूला है जिसके चलते कम से कम तेल की कीमतों पे कुछ नियंत्रण दिखाई देता है। बहरहाल ये परिहास का विषय था, मैंने जो टिप्पणी की, हम एक संजीदा विषय पे बात कर रहे हैं और बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपकी ओर रुख कर रहे हैं। बस साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे बता दिया कि देश का मानस क्या है, और ऐसे मानस के बीच में कांग्रेस की भी बात हो गई, पर बाकी विपक्षी दल भी किस भूमिका में निभा रहे हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि आपके सहयोग से महाराष्ट्र में चल रही सरकार के तात्कालिक कदम ने इस ध्रुवीकरण को बढ़ाने का काम किया है? जिस भाजपा को आप ऐसे सांप्रदायिक स्वरूप में राजनीति करने के लिए दोषी ठहराते हैं, उसके लिए लाल कालीन बिछाने का काम किया है। पूरे देश में एक वातावरण बना कि हनुमान चालीसा का पढ़ना राजद्रोह हो सकता है हिंदुस्तान में। बताइए क्या सियासत करना चाहते हैं विपक्षी दल? क्या आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साह दिखा दिया और आपके अति उत्साह ने भाजपा के लिए आपके अनुसार राह को थोड़ा और आसान कर दिया? नहीं हिमांशु जी, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में किसी को भी हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोका गया है। ये परसेप्शन बनाया गया और उस परसेप्शन के खिलाफ लगातार हम लोग अपनी बात कह भी रहे हैं, और वो बात बहुत दूर तक जा रही है। हनुमान चालीसा का पढ़ना एक अलग चीज है और किसी के घर में बलात् जाकर प्रवेश करके पढ़ने की बात कहना एक अलग चीज। किसी को आज भी वहां पे जितने मंदिर हैं, आप मुझे बताइए कि नवनीत राणा जी के अलावा किसी एक व्यक्ति ने ये शिकायत की क्या कि साहब हमको हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया? कोई एक आदमी बता दीजिए आप। एक भी नहीं है। अभी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरा की पूरा हनुमान चालीसा पढ़ दिया। बाकी कहानी छोड़िए, आपसे सीधा सवाल, आपके प्रदेश की इकलौती निर्दलीय सांसद के ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। क्या एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी बता सकते हैं कि जिस महिला को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी, इस देश का सम्मानीय सांसद चुना, उसने ऐसा क्या काम किया जिसके चलते राजद्रोह का आरोप आपकी सरकार ने लगा दिया? पूरी बात आप खुद ही कहें। बहुत अच्छी बात पूछी आप। सुन लीजिए पहले आप, जो सेक्शन 124A है वो कहता क्या है? वो ये कहता है कि द लॉ स्टेट दैट द एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू एक्साइट dissatisfaction, hatred towards the government establishment by word, either spoken or written, or by signs, or by visible representation. ये बिल्कुल स्पष्ट है। और वो लगातार अपने YouTube के ऊपर, लगातार अपने Facebook के ऊपर, लगातार अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो इन्हीं चीजों के आधार पर अपनी बात कह रही थी, और उसी आधार पर उनके खिलाफ किसने रिपोर्ट दर्ज की है। मैं माननीय प्रेम कुमार जी आपके पास सीधे आना चाहता हूं बृजमोहन जी की दलील के ऊपर। क्या 75 साल का लोकतंत्र इसी परिपक्वता को देश के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है? क्या अगर आप एक निर्वाचित सरकार के नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोई बयान जारी करते हैं, तो आप राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं?
आपके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होगा। बस यहीं तक के लिए लोकतंत्र हमने इस देश में अपनाया था। यही संविधान निर्माताओं ने संविधान के संदर्भ में 2.5 साल की बैठक के बाद तैयार किया था, जो उदाहरण बृजमोहन श्रीवास्तव जी इस दलील के साथ इस देश की निर्वाचित सांसद के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। भाजपा को जाने दीजिए, बाकी राजनीतिक दलों को जाने दीजिए, केवल और केवल सवाल है एक सांसद का सरकार की नीति के संदर्भ में विरोध राजद्रोह की श्रेणी में आता है। यहीं तक पहुंचना था मैं। बिल्कुल हिमांशु जी, इस देश में अगर किसी धारा का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है तो वो यही राजद्रोह की धारा है। इसमें पत्रकार भी बेवजह ठूसे गए हैं, सांसद पर भी इसी तरीके से केस दर्ज हुए और अदालत ने खारिज भी किए। आज तक जितने राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, आंकड़े देख लीजिए, 6% से ज्यादा मामले साबित नहीं हो। 6% तो ये हुए जिस पर मुकदमे चले, और साबित 3% हुए। आंकड़े सब ज्यादातर तो ये इस लेवल पर भी नहीं आए हैं कि उनको सुना जाए। तो ये राजद्रोह की स्थिति है। यादों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में ठूसने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए हुआ है इस देश में। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इस देश में देशद्रोह बोल करके कोई धारा नहीं। देशद्रोह और राजद्रोह बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अभी जो डेफिनेशन सुनाया बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने, बहुत सही सुनाया कि शब्दों में, लिखने में या किसी और तरीके से अगर सरकार के खिलाफ भावना पैदा की जाती है, किसी को उकसाया जाता है, तो वो राजद्रोह है। राजद्रोह है। लेकिन देश के खिलाफ बगावत करना या सेना में कुछ ऐसी बात कर देना देश के खिलाफ, या प्रेम कुमार जी, मेरा सवाल तो यही है, अगर सरकार की नीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएं तो किसके खिलाफ आवाज उठाएं? और सरकार की नीति के खिलाफ आवाज उठाएं तो राजद्रोह की धारा आपके खिलाफ उपलब्ध है। क्या आप नहीं मानते हैं कि इस देश के तमाम राजनीतिक दल अब शॉर्टकट के रास्ते पे चले गए हैं? उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई है। असहमति का सम्मान केवल जुबानी रह गया है और कुल मिलाकर असहिष्णुता केवल संप्रदाय के स्तर पर नहीं बल्कि अपनी हर बात के संदर्भ में आ चुकी है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं डॉक्टर हिमांशु जी कि ये राजद्रोह जैसी धारा का आज रहने का कोई औचित्य नहीं है, जिसका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हुआ है और अंग्रेजों के जमाने से हुआ है। और हमने तो यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं। कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो राजद्रोह की धारा खत्म कर देंगे। देश का एक वर्ग आज भी समझता है, लेकिन फिर भी इसके दुरुपयोग पर कांग्रेस चुप है। क्यों चुप है? महाराष्ट्र में, जब आप महाराष्ट्र में चुप रहेंगे तो दूसरी जगह कैसे बोल पाएंगे? देश में हर जगह राजद्रोह की धाराओं का कैसे बोल पाएंगे? अखिला जी के पास में ये सवाल आ गया, लेकिन बृजमोहन जी बीच में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। बृजमोहन जी को अधिकार बनता है कि उनके संदर्भ में अगर बात कही जा रही है तो वो अपनी बात रखें। बृजमोहन जी, आपका पक्ष। मैं हिमांशु जी ये कहना चाह रहा था कि फरवरी 2021 में एक दिशा सालियान नाम की लड़की है जो किसान आंदोलन के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, और वो भी किसी के ट्विटर को ट्वीट करती है, रीट्वीट करती है। दिल्ली की बहादुर पुलिस जाती है और उस बच्ची को, 21 साल की बच्ची को दिल्ली से पकड़ के ले आती है राजद्रोह में। और आरोप क्या लगता है? केंद्र सरकार की पुलिस क्या आरोप लगाती है? लोकतंत्र खतरे में है। क्या हमारे देश का जो लोकतंत्र वो इतना कमजोर है कि एक लड़की के ट्वीट से पूरी तौर से तहस नहस हो जाएगा? आप उस समय किसी ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की कि आखिर ये किस प्रकार का दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार से इस सेडेशन की सेक्शंस का मिसयूज किया जा रहा है। ये सहज मुद्दे हैं जो सारे राजनीतिक दलों के सामने चर्चा के लिए आने चाहिए। लेकिन हमारे लोग इस मुद्दे पे, जैसा आपने कहा, जब जिसको सुविधा होती है, हम लोगों ने भी इसका उपयोग किया है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, हमारी पुलिस को ऐसा लगता है कि अभी चूंकि धारा का एग्जिस्टेंस है और इसके परिव्यू में लोग आ रहे हैं, तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये हमारा विषय था कट्टरता का शोर। कट्टरता क्या है? हिम्मत कैसे हो गई कि तुम हमारे खिलाफ बोलोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे राज्य में, हमारी व्यवस्था के खिलाफ, हमारे फैसले के खिलाफ, हमारी न्याय व्यवस्था के खिलाफ मुंह से आवाज निकाल रहे। सांसद हो तो क्या हो पहले? तो मैं गजेंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। उस महाराष्ट्र की जो सरकार सम्माननीय बृजमोहन जी की पार्टी की मदद से चल रही है, उसमें आपका भी पूरा सहयोग है। जिस राजद्रोह की धारा को हटाने के संदर्भ में आपने 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी की थी, उस धारा के माध्यम से इस देश के चुनिंदा निर्दलीय सांसदों में से एक हिरासत में ली गई। आप लोग मौन रहे। इस कट्टरता के संदर्भ में कुछ कहेंगे?
पार्टी चाहती है, लगातार इस चीजों को देखा गया है कि छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के लोगों के ऊपर एक राजद्रोह की धारा लगा के प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से कांग्रेस इसके खिलाफ है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कांग्रेस इन दलों के साथ मिलकर के सरकार को चला रही है। लेकिन कांग्रेस का खुद का स्टैंड यही है कि हम इस राजद्रोह की धारा के खिलाफ है। राजद्रोह की धारा आम आदमी के ऊपर जिस तरह से लगा करके प्रताड़ना दी जाती है और कुछ समय बाद ये पता लगता है कि वास्तव में वो इस धारा का दोषी ही नहीं है, तो जो प्रताड़ना उसको मिल गई है उस प्रताड़ना से उसको बचाना चाहिए और इस धारा का दुरुपयोग जो है वो रोका जाना चाहिए। तो गजेंद्र सिंह जी का कहना है कि सैद्धांतिक तौर पर हम इस धारा के खिलाफ हैं, पर महाराष्ट्र के संदर्भ में व्यवहारिक रूप से विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अब सत्ता में बने रहने की अपनी मजबूरी है। तो कुल मिलाकर ये मजबूरी सियासत की जिस कट्टरता की ओर ले जा रही है, क्या देश इसके संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा? ये विचार का विषय होना चाहिए। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर वत्स साहब से मुखातिब होना चाहता हूं और वत्स साहब, ईमानदारी से आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमारे देश का सौहार्द बिगड़ रहा है? पूरी तरह बिगड़ गया ये कतई मेरा कहना नहीं है, पर कहीं ना कहीं एक कटुता का वातावरण बन रहा है। क्या आपको नहीं लगता है ये समय तमाम राजनीतिक दलों को मतभेद बुलाकर एक नया संदेश समाज के बीच में स्थापित करने का है? क्या ऐसी किसी पहल की उम्मीद देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता अर्थात देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी से हम लोगों को करनी चाहिए? क्या ऐसी कोई उम्मीद आपकी पार्टी और आपके नेता के साथ हम लोग रख सकते हैं? प्रेम कुमार जी ने बड़ा क्लियरली बताया कि जब इलेक्शन आता है तो इस तरह के टेंशन क्रिएट होते हैं। तो मैं कहता हूं कि हम तो इस इलेक्शन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन सब का कोऑपरेशन सीख कर रहे हैं, जो आपने बड़ा लाइटली उसको मुस्तरद कर दिया। मैं कहता हूं एक मुल्क एक इलेक्शन, और भी बहुत है, एक देश एक ये, मगर ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री ने तो हमेशा आह्वान किया है देश हित के लिए, अब भी हम आह्वान करते हैं इश्यूज इंक्लूडिंग दीज हार्श इश्यूज, और उसमें प्रधानमंत्री तो हमेशा सर्व पार्टी बैठक भी बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक भी बुलाते हैं। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी खासकर, क्योंकि बाकी पार्टियों ने तो एट सम स्टेज और अदर हमसे कोऑपरेशन किया है, मगर कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ बीजेपी को अपोज करना ही अगर उनकी इलेक्शन मैनिफेस्टो है तो वो देश हित में नहीं है। मैं कहता हूं देश हित में कांग्रेस पार्टी नेशनल इश्यूज में साथ दे रूलिंग पार्टी का, ताकि तो कुल मिला के बात हम आ जाए तो सियासी कट्टरता की ओर ही पहुंच रहे हैं। वह सबका मानना है कि देश हित से जुड़े हुए मसलों पर, राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए मसलों पर भी सियासत बीच में आ रही है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस उस बड़प्पन का परिचय नहीं देता है जो देश हित में जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जहां पर नीतियों के स्तर पर स्पष्ट असहमति हो, वहां पर अपनी हर नीति को देश हित के संदर्भ में बताते हुए कांग्रेस का साथ लेने की बात कितनी जायज है, इस पर विचार होना चाहिए। लेकिन इस समय कांग्रेस का साथ महत्वपूर्ण है या देश का साथ रहना महत्वपूर्ण है? इस विषय पर देश के लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग सियासत में हैं वह अपनी सियासी सफलताओं के लिए कहीं देश को ही दांव पर तो नहीं लगा दे रहे हैं। इस संदर्भ में अब जनता को ही विचार करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अन्यथा अगर ये विचार नहीं किया गया तो ये कट्टरता का सिलसिला देश को कहीं और ही पहुंचा देगा। ये हमारी चिंता है। हमारी चिंता में आप भी शामिल होइए और देश की बेहतरी के लिए कुछ नया सोचिए। ये अपेक्षा जनता से भी और इन सियासी लोगों से भी। क्या ये लोग ऐसा करेंगे? इसके लिए हम इंतजार करेंगे। पर अभी तो आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जिस प्रकार का वातावरण है उसी को समर्पित हमारी पंक्तियां कहती हैं कि अपना अपना कर्म करे, धर्मनिरत हो प्राणी, कोई भाग ना ले औरों का, सभी न्याय के ध्यानी। गिरिशदत्त शुक्ल गिरीश ने ये पंक्तियां हमें दी थी। कुल मिलाकर ये संदेश है हर व्यक्ति के लिए, हर नेता के लिए। क्या इस संदेश को हम आत्मसात करेंगे और इसके अनुरूप आचरण करेगा? इस पर आप विचार करें और मुझको अब इजाजत दें। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।